तो डेंगू फीवर क्या है और इसकी क्या अलामात है? बुनियादी तौर पे डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है। अलामात हैं उसमें वो जो बयान जो करता है वो कहता है कि सर मुझे बुखार भी है और बुखार के साथ मेरी हड्डियां टूट रही हैं। ये वो अलामात है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है वो है आइज़ के पीछे दर्द होना। और कितने दिन इसके होते हैं ख़त्म होने के और स्टार्ट होने के भी? क्या आपके जब जिस्म में वायरस दाखिल हो जाए तो उसके 2 दिनों के अंदर अंदर अलामात अपीयर हो जाती हैं जो फीवर वगैरह से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। QAS हेल्थ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, डेंगू फीवर क्या है, इसकी क्या अलामात हैं और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और किस तरह से आप अपने ब्लड सेल्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आमिर गफूर साहब मौजूद हैं जो शरीफ मेडिकल सिटी से हैं और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, XMS सर्विस हॉस्पिटल से भी हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। थैंक यू। अच्छा सर, बात करते हैं डेंगू फीवर। सबसे पहले तो डेंगू फीवर क्या है और इसकी क्या अलामात हैं? बुनियादी तौर पे डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो कि स्प्रेड होता है वेक्टर्स के साथ। वेक्टर मींस के मॉस्किटोज़ जो हैं वो उसको कैरी करते हैं, उसके वायरसेस को, और ब्लड से सक करते हैं और ब्लड के अंदर ही दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये इसीलिए आपने देखा होगा कि डेंगू को हमेशा मॉस्किटो के साथ मंसूब किया जाता है। तो हम जब डेंगू के बारे में सोचते हैं तो उसमें 2 उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि ह्यूमन के ऊपर उसका क्या असर है, इंसान के ऊपर क्या असर है और उसको हमने किस तरह डील करना है, और दूसरा उसका एस्पेक्ट है कि हमने मच्छर को किस तरह कंट्रोल करना है ताकि वो एक स्प्रेडिंग फैक्टर जो है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। तो ये 2 उसके एस्पेक्ट्स हैं। और डेंगू फीवर जिस तरह आम वायरल फीवर्स होते हैं इसी तरह है, लेकिन इसकी कुछ अलामात हैं जिनमें फ़ीवर तो सबसे पहली चीज़। ठीक है। अब फीवर तो इन्फ्लुएंजा में भी होता है, दूसरे सीजनल फ्लूज़ में भी होता है, कोविड में भी होता है, इन सब चीज़ों में। लेकिन डेंगू को हम किस तरह सिम्टम की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर या ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। अच्छा। यानी कि इसमें जब कोई मरीज़ कोई इंसान मुब्तला हो जाता है तो फिर उसके जो अलामात हैं उसमें वो जो बयान जो करता है वो कहता है कि सर मुझे बुखार भी है और बुखार के साथ मेरी हड्डियां टूट रही हैं और जिस्म में बहुत स्ट्रेस है। कभी वो रैश का भी बता देता है कि जी रैश भी है, वॉमिटिंग भी मुझे फ़ील हो रही है, मेरे मैदा भी ठीक नहीं है और मैं खाने से भी कासिर हो रहा हूँ। तो ये वो अलामात है। इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट अलामत है वो है आइज़ के पीछे दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना। तो ये भी एक बड़ा, हमें जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमें एक लीडिंग पॉइंट मिल जाता है जिससे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको डेंगू फीवर तो नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं इसकी अलामात के हवाले से, ये दूसरे फीवर से डिफरेंट क्यों है? और आपने बताया कि आंखों के पीछे दर्द होना, तो इसके हवाले से भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, बुनियादी तौर पे वायरस है ना, वायरसेस डिफरेंट हैं। जैसा इन्फ्लुएंजा का वायरस है, कोविड का वायरस है, ये डेंगू का वायरस है। इसको डेन 1 डेन 2 इसके कई अब वैरायटीज़ पता चल गई हैं हमें, जिनमें 6 तो बड़ी फेमस हैं, डेन 1 डेन 2 3 4 अप टू 6। तो ये वायरस की किस्म है। और वायरस जो है ना, जब बॉडी में जाते हैं वो डिफेंस सिस्टम को, बॉडी के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म कर देते हैं, ताराज करते हैं, और उसके नतीजे में जो अलामात आती हैं तो मुख्तलिफ वायरसेस मुख्तलिफ तरीके से करते हैं एक्ट और मुख्तलिफ हिस्सों पे एक्ट करते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ पैदा करता है और ख़ास तौर पे जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बहुत लो कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और टेंडेंसी भी है कि अगर ये सिम्टम्स को कंट्रोल ना किया जाए तो ये फिर जब प्रोग्रेस कर जाए और इलाज ना किया जाए प्रॉपर तरीके से तो फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। अच्छा। और इसमें प्लेटलेट्स की कमी, इसीलिए जब हम CBC कराते हैं उसमें प्लेटलेट्स कम हों तो हम फिर डेंगू के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और प्लेटलेट कम होने से क्या है कि प्लेटलेट बुनियादी तौर पे आपके खून में शामिल हैं ताकि अगर कहीं ब्लीडिंग हो जाए तो वो प्लग इन कर दें, उसको वो प्लग सा बना देते हैं और ब्लीडिंग होने से रोकते हैं। ठीक है।
लेकिन इसके अंदर प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं कि वो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इसको अलहदा से कंसिडर किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये फ़ीवर कब पता चलता है कि आपको डेंगू फ़ीवर हो गया है, और कितने दिन इसके होते हैं ख़त्म होने के और स्टार्ट होने के भी, कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, वाइट सेल्स भी आपके कम हो रहे हैं? जब जिस्म में वायरस दाखिल हो जाए तो उसके 2 दिनों के अंदर अंदर अलामात अपीयर हो जाती हैं जो फ़ीवर वगैरह से होती हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें कि डेंगू फ़ीवर की जो अलामात हैं या उसके जो आप कह लें कि मुख्तलिफ मरीज़ जो हैं, 90% मरीज़ जो हैं वो डेंगू फ़ीवर ही होता है। अच्छा। डेट इज़ लाइक अ फ्लू फ़ीवर, और वो फ़ीवर होता है 7 to 10 डेज़ रहता है और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी कर दी जाए। ठीक है। कुछ मौक़ों पे या जहाँ पे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई और फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा दे दिए गए या कोई इस तरह का मसला हो, तो वो प्रोग्रेस कर जाता है जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में कहते हैं, DHF। ठीक है। और फिर एक उसकी और फॉर्म है जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। तो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में ब्लीडिंग वाले अलामात आ जाती हैं, और डेंगू शॉक सिंड्रोम में तो बाकायदा जिस तरह कोई पेशेंट शॉक में चला जाता है उस तरह के अलामात। तो ये जो आखिरी 2 हैं, डेंगू हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, वोमिट, चक्कर आना और घबराहट। एग्जैक्टली, ये डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में शुरू हो जाता है कि वॉमिटिंग, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का फॉल करना, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स। स्टमक भी बंद हो जाता है इसमें? स्टमक बंद नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टमक के अंदर ब्लीड होने के चांसेस हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट का मिकदार इतनी लो चली जाती है कि वो खून जमने की सलाहियत कम हो जाती है, और ब्लीडिंग जब अगर हो जाए तो फिर उसकी ज़ाहिर है कंडीशन ख़राब होगी पेशेंट की, और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। और अगर वो मज़ीद प्रोग्रेस कर जाए या शॉक में चला जाए तो फिर तो पेशेंट को फेटल भी हो सकता है। ये याद रखिए कि डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर एक बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। ठीक है। अगर हम अलामात को पहले से पिक कर लें, प्रॉपर इलाज कर लें, तो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम एक बहुत कम तादाद है, परसेंटेज है उसकी। 90% नॉर्मल डेंगू फ़ीवर है, लेकिन हम अपनी एहतियात ना रखने की वजह से उसको कन्वर्ट कर बैठते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके इलाज की बात करते हैं रोकथाम के लिए, कि इसके लिए किस तरह की रोकथाम हमें करने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम डेंगू से बचें? अच्छा, इसमें अभी चूँकि हम मरीज़ की बात कर रहे थे तो मरीज़ का पहले देख लेते हैं कि मरीज़ में जैसे ही कोई अलामात आए, एक नॉर्मल आदमी है उसको मच्छर ने काट लिया या उसको महसूस होने लग गया कि फ़ीवर है, जब फ़ीवर हो तो वो लाजमी तौर पे जाके उसको असेस करवाए किसी डॉक्टर से। ठीक है। अपने तौर पे वो मेडिसिन ना इस्तेमाल करना शुरू कर दे और वो डॉक्टर के पास जाके असेस करवाए। डॉक्टर उसको देखेगा कि कहीं, क्योंकि आजकल अब डेंगू फ़ीवर शुरू है और अरूज पे जाएगा, तो अभी से लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर फ़ीवर हो तो वो हॉस्पिटल या डॉक्टर से रब्ता करे ताकि असेस हो जाए कि ये डेंगू फ़ीवर तो नहीं है। ठीक है। और अगर डेंगू फ़ीवर है तो उसका इलाज जल्द मुमकिन हो और सिंपल इलाज हो जाए। ठीक है। और दवाइयों से इलाज हो जाता है, और दवाइयों में सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल है ताकि फ़ीवर को कंट्रोल में रखा जा सके। फ्लूइड्स का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स भी अच्छे नहीं होते इन सर्टन सिचुएशंस, लेकिन जितना आपको डॉक्टर बताए उतना फ्लूइड आप लें। कहते हैं कि जी हमारे उसमें तो अगर देखा जाए तो 4.5 लीटर इज़ इनफ। ठीक है। चाहे ड्रिप फॉर्म में हो चाहे ओरल फॉर्म में हो, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो भी नुकसान होगा, और अगर कम रखा जाएगा तो भी नुकसान है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें दवाई जो है वो आम तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल, या जो मुख्तलिफ नामों से है, पैरासीटामोल भी एक कंपनी नेम ही है, एसिटामिनोफेन इसका सॉल्ट है, उसको इस्तेमाल करना होता है। और वो दवा जो है हम फ़ीवर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
इसमें हमें एक एहतियात करनी चाहिए कि जो दवाइयाँ हैं ना, जिस तरह पेन किलर्स हैं जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आइबुप्रोफेन वगैरह टाइप जिसके अंदर सॉल्ट्स हैं, वो नहीं करने चाहिए। ठीक है। उसमें टेंडेंसी होती है ब्लीड होने की, तो इसलिए वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और अपने तौर पे तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर से रजू करें, हॉस्पिटल से रजू करें, मुस्तनद डॉक्टर से राब्ते में रहें और वो जिस तरह की दवा इस्तेमाल आपको करवाए, जो फ्लूइड्स आपको इस्तेमाल करवाए, वो आप यूज़ करें। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि डाइट में किस तरह की चीज़ें हम खाएं अगर डेंगू फीवर हो जाता है, तो खुराक किस तरह की लें ताकि हमारे ब्लड सेल्स और वाइट सेल्स जो हैं वो ठीक हो जाएं? खुराक के मामले में ये है कि बहुत हैवी टू डाइजेस्ट खुराक नहीं लेनी चाहिए और जो ये हमारी स्ट्रीट फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। शवारमास, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, पास्ताज वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो रिच इन फैट्स हैं। सिंपल डाइट लें, भूख के मुताबिक डाइट लें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आपकी मेन स्टे डाइट है, तो इसको आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। जूसेस की बजाय भी अगर आप फ्रूट्स को रॉ में फॉर्म में लें वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन से आप हाजमा डिस्टर्ब है और आप नहीं ले पा रहे तो जूसेस का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो ये है, और इसमें जो एप्पल, गोवा और पपाया यानी कि पपीता, अमरूद और सेब, इनका ये फ्रूट्स बहुत कारआमद हैं। ऑरेंजेस जो कि अब सीज़न ऑफ हो गया लेकिन अवेलेबल हों तो वो यूज़ करने चाहिए। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको इसमें। आपने दूसरी बात कही थी कंट्रोल जी। अब इसका हम दूसरा एस्पेक्ट देख लें, मॉस्किटो, मच्छर। इस सीज़न में तो अभी मच्छर इतना राइप नहीं हुआ, लेकिन अब वो ग्रो करना शुरू हो गया है। मच्छर की चंद स्टेजेस होती हैं, तो ये इसको हमें शुरू ही से कंट्रोल करना होता है। इसमें पब्लिक हेल्थ का बहुत सारा आंसर है और इसमें गवर्नमेंट और अपने लेवल पे भी बात है। पहले हम अपने लेवल पे बात कर लेते हैं कि हम अपने घर में ये एहतियात रखें कि मच्छर को ग्रो ना करने दें। ये वाला जो मच्छर है ये एडीज़ किस्म का होता है, एडीज़ इजिप्शियाई या एडीज़ एल्बोपेक्टिस, इसके वैरायटीज़ हैं। तो ये मच्छर ग्रो करता है पानी के अंदर। ठीक है, साफ पानी में। साफ में, ज़्यादातर साफ में ही करता है। ठीक है। लेकिन पानी इसके बेसिक होम ग्राउंड है। ठीक है। तो हमें घर में कहीं भी पानी को खड़ा नहीं होने देना, चाहे वो गमले हैं, चाहे आपने फ्रिज के नीचे की ट्रे है, चाहे फ्रीज़र के नीचे है, फ्रीज़र के अंदर है, ओवरऑल कहीं पे भी पानी ना खड़ा हो, कहीं नलका लीक कर रहा हो जहाँ पे पानी पूल इन हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा पानी ही काफ़ी है और उसमें ये ग्रो कर जाता है। अंडे देता है, अंडे ग्रो करते हैं फिर वो। तो इसका यही है कि आप घर के और घर के आसपास की एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, पानी से पाक रखें। लोगों को शौक़ होता है आजकल, जैसा गर्मी आ रही है, परिंदों के लिए वो पानी रखना। अब उसमें फिर एक ये है कि आप बार बार पानी जल्दी जल्दी उसका बदलते रहें। आपने पॉट रखा हुआ है पानी का, अक्सर लोग पानी उसमें डाल के 2-3 दिन के लिए पड़े रहने देते हैं, ऐसा ना करें। आप पॉट रखते हैं, आप उसको फ्रिक्वेंटली उसके अंदर पानी चेंज करते रहें ताकि मच्छर को ग्रो करने का मौका ना मिले और परिंदों का भी पानी मिल जाए। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि आपके घर के ऊपर अक्सर लोगों के घर के ऊपर फालतू सामान पड़ा होता है, जिनमें बर्तन भी, कई दफ़ा टूटे हुए बर्तन भी पड़े होते हैं, कोई तसले वगैरह पड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इनको उल्टा करके रख लें अगर आपकी ज़रूरत की है, वरना उनको तलफ करें। तो अगर आपकी ज़रूरत की है, मसलन तसला है, गमले हैं, आप ऑफ सीज़न है, गमले में कोई चीज़ नहीं, तो आप उसको पलटा के रख दें ताकि उसमें पानी ना डल सके। तो ये एहतियात है घर के लिए। और बाकी जो एरिया की एहतियात है वो ओवरऑल हमें सिविक सेंस होनी चाहिए, हमें अपने वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के, उनका साथ तावन करके हमें अपने इलाके को साफ़ रखना चाहिए, पानी से पाक रखना चाहिए। कई ऐसे इलाके होते हैं, देहात वगैरह होते हैं जहाँ पे छप्पड़ यानी पूल्स बन जाते हैं पानी के। उसका भी एक आसान तरीका है कि आप ये आपके गाड़ियों से मोबाइल गंदा निकलता है,
आप उसको पानी के ऊपर स्प्रेड कर दें, अगर वो पीने का पानी नहीं है तो वो एक तह जम जाएगी और मच्छर की ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर वो पानी वहाँ से जल्दी साफ़ नहीं हो पाता या ज़्यादा पूल इन हो गया तो वहाँ पे आप इस तरह का काम सोसाइटी में भी आप माशरे में भी केयर करेंगे तो आप डेंगू से बच एग्जैक्टली। और इसके अलावा दवाइयाँ होती हैं जो लार्विसिडल मेडिसिन होती हैं, आम मिल जाती हैं। और अगर आप ख़रीदना ना भी चाहें, आप अपने लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में रब्ता करें, वहाँ पे मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए जो स्क्वाड्स आप बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उनसे आप हासिल कर सकते हैं। आपके इलाके में एक बन गया पूल पानी का और वो नहीं खाली हो पा रहा, आप उनसे दवाई लेके उसमें डालें। तो ये चीज़ें एहतियात हैं इलाके के मुताबिक। और बाकी गवर्नमेंट अपना काम करती है और एक पूरा शोबा इसमें काम करता है, बड़े एक्टिवली काम करता है। और आपने देखा होगा बच्चों को एंगेज करके घर घर वो जाते हैं और जाके घर, तो जब वो घर पे आए उनसे आइडेंटिफिकेशन लेके आप उनको घर के सर्वे करा दिया करें। उन्होंने छत पे जाना होता है, उन्होंने फ्रिज देखना होता है, उन्होंने बाहर के डिपेंड करता है ना कि आपने खुद सर्वे करवाना है कि नहीं। जी, सर्वे करवाना चाहिए। हाँ, आप एहतियातन उनकी आइडेंटिफिकेशन को ज़रूर कर लें। आम तौर पे ये ग्रुप के शक्ल में आते हैं, वहाँ पे उनका सुपरवाइज़र भी होता है। आपको शक हो आप उसके सुपरवाइज़र से पूछ लें कि ये गवर्नमेंट का एहलकार है या नहीं है। उनके आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड से भी चेक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको आपके किसी रिलेटिव में किसी को डेंगू हो जाए तो घरेलू टोटकों से अवॉइड करें, डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। और इसके अलावा डेंगू से एहतियात बहुत ज़्यादा लाजिम है, क्योंकि अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।